जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान गिरिधर मावड़ी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। नमस्ते अंबर जी, आपके आपके दर्शकों को सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर, पाकिस्तान वैसे तो भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो हमेशा हार ही जाता है, लेकिन पाकिस्तान की जो बेइज्जती है वो सिर्फ क्रिकेट मैच में नहीं होती है, बल्कि चाहे इंटरनेशनल या फिर किसी भी हम फोरम या प्लेटफॉर्म की बात करें, पाकिस्तान हमेशा बेइज्जत होता रहता है। अभी यूएई के द्वारा भी उनकी बेइज्जती हुई, बीएलए तो आए दिन उनकी कुटाई पिटाई करता रहता है। साथ ही साथ जो इमरान खान को लेकर सर खबर आई थी कुछ दिन पहले, अब उस खबर की भी पुष्टि हो चुकी है। जो उनको न्यूवास्कुलर ग्लूकोमा की खबर आई थी, उसको लेकर से एक ऑडियो जो है वो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसको हम आगे इस उसमें शामिल करेंगे जैसे जैसे हम आगे चर्चा में जाएंगे। तो सबसे पहले सर, जिस तरह की ये सिचुएशन पाकिस्तान के हवाले से डेवलप हो रही हैं, आप किस तरह से इसको डिकोड कर पा रहे हैं? साथ ही कुछ और भी पिक्चर्स सोशल मीडिया के हवाले से आ रहे हैं कि पाकिस्तान में इस तरह की जो इमरजेंसी है वो डिक्लेयर कर दी गई है कि इमरान खान को लेकर जो खबर अब कुछ दिन पहले से स्पेकुलेशन के तौर पर दिखाई जा रही थी, अब वो उसकी पुष्टि हो चुकी है। उनके परिवार ने भी उसकी पुष्टि कर दी है, तो उसके चलते कुछ बड़ा हो सकता है, जिसको लेकर वहां पर सर्कुलर भी जारी किया गया। सर, इन सारे डेवलपमेंट्स और हालातों को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जिस कौम का कोई अपना खुद का कोई आइडेंटिटी है नहीं है, तो वो करेगा तो क्या करेगा? उनका आइडेंटिटी क्या है? वो तो भारतीय नहीं है, तो हिंदू नहीं है, तो और कौन है? ना अरब है, ना तुर्क है, ना पर्शियन है। तो उनका कोई आइडेंटिटी नहीं है, नेगेटिव आइडेंटिटी है। उनको इतना ही पता है कि हम काफिर नहीं है, हम हिंदू नहीं है, हम भारतीय नहीं है। तो इस आइडेंटिटी के चलते हुए आइडेंटिटी क्राइसिस जब होगी, बेइज्जती तो होगी ना। तो कोई कुछ तो कुछ आपका आइडेंटिटी होगी ना। तो जब भारत की तुलने में हर चीज में भारत की बराबरी की सोचता है, तो कहीं ना कहीं इसको पिटाई होगी होगी। क्योंकि हम तो एक सिविलाइजेशन है, सभ्यता है। वो तो कुछ है ही नहीं है, जाहिल कौम है, बेगर कौन है, कौम है। फ्लाइट में भी ये लोग भीख मांगते हैं। तो ये मतलब ये तो होना ही था। अब एक एक करके हम बात करेंगे। पहला क्रिकेट मैच देखिए। क्रिकेट मैच में भी इनका इतना मतलब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर वो हार गया है कि भारत को देखते ही वो डरते हैं। किसी ने किसी तरीके से छक्का मारना है, चौका मारना है, अगर ताकि पहले ही ओवर से शुरुआत हुई, टकाटक दूसरा ओवर, जबरदस्त। करेक्ट, करेक्ट। मतलब वो इतने डरे हुए हैं कि जब तक हम छक्का और चौके नहीं मारेंगे, वापस जाएंगे तो हमें कोई ना कोई मारेंगे, हमें हमारी पिटाई होगी। तो इस मानसिकता से आप जाओगे तो यू कांट प्ले द गेम। हम भी अभिषेक शर्मा को पहले ओवर में खोया था, तो क्या किया फिर? एक ईशान किशन तो अटैक करना शुरू किया, मगर बाकी टीम क्या किया? रोटेट किया ना। इनके लगभग 80 तक इनके जो पार्टनरशिप हुआ, उसमें 10-15 रन था इनका तिलक वर्मा का। बाकी सब ईशान किशन मारते गए ना। वो जाने के बाद भी, स्काई आने के बाद भी एक रन, 2 रन हम बिल्डअप किया ना। वो नहीं कर पाया हम, पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि वो अपना ईगो, अपना जो मतलब काफिर के खिलाफ जो सोच है, वो सब लेके मैदान में उतरते हो। इन काफिरों को मजा चकाना है, इनको ये करना है, वो करना है। जब यही चीज रहेगी, क्रिकेट आपसे दिमाग से निकल जाएगी। तो ये उनका हुआ। तो भारत के साथ जब भी मिलते हैं, ये इनके ईगो और इनकी मजहब, ये सब लेके जब मैदान में उतरते हैं, तो यही नतीजा होने वाला है। अब हर जगह इनको यही पिटाई हो रही है। अभी बीएलए ने इनको 17 लोगों को गिरफ्तार किया था। वो हर ऑफ टू सेक्शन सेकंड इसमें वो अटैक किया था ना, करेक्ट, ये वाली। अभी हेर ऑफ टू, जो इसमें लगभग 15-16 शहरों को कब्जा किया था। उसके बाद ये अटैक के बाद 100 से ज्यादा इन लोगों को मारे थे। हाँ, ये शम्स तबरेज जो है, ये एक एसएस कमांडो है। तो इनको 17 लोगों को गिरफ्तार किया। उसमें से 10 लोग, देखिए पूरा उनका आईडी कार्ड भी दिखा रहा है, 10 लोगों को छोड़ दिया बीएलए ने, क्योंकि वो 10 लोग बलूची कौम से बिलोंग करते हैं, तो उनको छोड़ दिया। बाकी 7 लोगों को पकड़ के रखा है। तो अपने लोग, अपने फौज के लोग
इनके हाथ में गिरफ्त है, तो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को क्या करना चाहिए? नेगोशिएट करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए ना। मगर पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट कर क्या रही है? इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया हुआ वीडियो करके उसको डाल रही है। ये एआई से बनी हुए बकवास है करके छोड़ रही है। अगले दिन फिर बीएलए ने दूसरा रिलीज किया। मतलब इसकी बेइज्जती की कोई हद ही नहीं है। पहला इनका डिमांड था कि 7 दिन के मोहलत देंगे। हमारी कोर्ट मतलब बीएलए की कोर्ट ने इनको मौत की सजा सुनाई है, क्योंकि यहाँ की औरतों के साथ बदसलूकी करते हैं, हमारी लोगों को अगवा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो इसके जुर्म में इनको फांसी की सजा हमने सुनाया है। मगर हम 7 दिन तक वेट करेंगे। 7 दिन के अंदर अंदर हमारी लोगों को आप रिलीज नहीं करेंगे, जो आपके यहाँ गिरफ्त है उनको जब नहीं रिलीज करेंगे तब इनको फांसी देंगे। 7 दिन तक हम वेट करेंगे। पहला दिन जब वीडियो आया था, पाकिस्तान का रिएक्शन क्या था? ये एआई से बनी हुए बकवास है। तो दूसरा दिन इसी बंदे का एसएसजी कमांडो का वीडियो दोबारा वो रिलीज किया। जब वो रिलीज किया, उस वीडियो में क्या बोला है? अब आपके पास 6 दिन का टाइम है। 7 दिन में एक दिन घट गया, 6 दिन का टाइम है। मतलब कहां मुंह छुपाएंगे ये? तो एविडेंस इनके सामने है। ये तो ऐसे हवा में बोलते हैं 200 लोगों को मारा है, 300 लोगों को मारा है, मगर एक शख्स को तो दिखाइए जिसके आपने मारा है, उसका डेड बॉडी तो दिखाइए बीएलए का। ये प्रॉब्लम है। तो एक क्रिकेट मैदान में जलील हो रहे हैं, एक जंग के मैदान में भी जलील हो रहे हैं। इनकी इतिहास में 47 से लेके आज तक पीठ दिखा के भागने के सिवा कुछ है नहीं है, और सरेंडर करने से ज्यादा इनका कोई इतिहास नहीं है। 93,000 ढाका में सरेंडर हो गए हैं। फिर यहाँ बीएलए के सामने कितने बार ये घुटने टेक दिया, फिर अफगान तालिबान के सामने कितने बार ये घुटने पे टेक दिया, फिर टीटीपी इसको क्या कर रहा है उधर खैबर पख्तूनख्वा में, ये सब हम देख ही रहे ना। तो ये है, इनकी बेइज्जती की कोई हद ही नहीं हो रही है। मगर इनके जो बंदा बैठा है आसिम मुनीर, वो तो हफीज सईद है। कुरान पाक को इतना वो पूरा मेमोराइज कर दिया, कहीं से भी कुछ भी आप आयात वो पढ़ सकता है, बोल सकता है। तो इनका सोच वही है। ना एक प्रोफेशनल आर्मी चला सकता है, ना देश चला सकता है। पहला, फौज कोई देश को नहीं चला पाएंगे, क्योंकि उनकी इकोनॉमी, सोसाइटी को क्या करना है, एक मिलिट्री फौज को समझ में नहीं आता है, उनकी बस की बात नहीं है। तो ये बंदा हर चीज पे घुसता है, तो फिर ये टुकाई तो होना ही है इनको। यूएई ने इसको ठोक दिया। यूएई ने ये जाके सऊदी अरेबिया के साथ जो अग्रीमेंट कर दिया ना, नेटो जैसा अग्रीमेंट कर दिया, दोनों में किसी देश के ऊपर कुछ हमला होती है, दोनों मिलकर लड़ेंगे, ये अग्रीमेंट कर दिया ना। तो इसके चलते हुए धीरे धीरे से यूएई पाकिस्तान से हट रही है। पहला, इनके इस्लामाबाद की एयरपोर्ट की मेंटेनेंस से वो हट गई कॉन्ट्रैक्ट। वो MBZ भारत आके वापस जाने के 2 दिन के अंदर अंदर वो डिक्लेरेशन आ गया। फिर अब अभी वो पूछ रहा है कि तो $3 बिलियन के जो कर्ज यूएई ने दे रखे थे इनको, उसको वापस करने के लिए बोला। तो वो रोल ओवर करने के लिए बहुत कोशिश किया, मगर यूएई ने बोला 1 महीने का हम आपको टाइम देंगे, मगर उसके ऊपर इंटरेस्ट 6.5% होगा। मतलब आप समझ सकते हो, वहां तो मैं गल्फ में काम करके आया हूं, 1% से भी कम इंटरेस्ट होती है उधर, मगर पाकिस्तान के लिए 6.5% इंटरेस्ट उसके मुंह पे ठोक दिया। फिर वो भी 1 महीने का मोहलत दिया। तुरंत ये असीम मुनीर भाग भाग के फिर MBS के पास चला गया, भाई आप बचा लो, हमें बचा लो। क्यों? अग्रीमेंट कर दिया ना इसकी चलते हुए। तो यूएई स्ट्रेट बोल रही है कि आप चुन लो, यूएई से आप दोस्ती रखना चाहते हो, सऊदी से रखना चाहते हो, सऊदी से रखना चाहते हो, ठीक है, हमारी पैसे वापस कर लो। तो इनके बहुत से इंटरेस्ट यूएई के इससे जुड़ा हुआ है, वो सब खतरे में पड़ जाएंगे। क्योंकि अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यूएई में काम करने वाले जितने भी पाकिस्तानी उनको उठा फेंक देंगे, उनको वीजा बंद कर देंगे। एक और चीज किया है यूएई ने, क्या किया है, ट्रांसिट वीजा बंद कर दिया। पहले ऐसा होता था कि ये मान लीजिए दुबई में रुका है एक दिन 24 घंटे, या उनके मतलब फ्लाइट कहीं आगे जाना है, टर्की जाना है, कतार जाना है, कहीं और जाना हो, तो उनके लिए कुछ टाइम था, एक दिन वो रह सकते थे, इधर उधर शॉपिंग वीपिंग करके फिर जा सकते थे। वो बंद कर दिया। मतलब 24 घंटे इनका फ्लाइट नेक्स्ट डे है, 24 घंटे और एयरपोर्ट में भी बैठना पड़ेगा इनको, एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकता है। मतलब इतना टुकाई हो रही है, इतने इनको बेइज्जती हो रही है, हर फील्ड पे इनको बेइज्जती हो रही है। यहां तक यूरोप गया था आसिम मुनीर,
वो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में गया था। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के एंट्रेंस पे एक महिला, वो सिक्योरिटी ऑफिसर थी, कोई फौज भी नहीं थी, वहां की सिक्योरिटी ऑफिसर थी। मुझे पूछा आपका आईडी कार्ड किधर है, तो ये चौंक गया, मतलब पलट के देखना पड़ा, फिर उनके गले में था आईडी कार्ड लकीली, तो देखे जाओ 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 जाओ, मतलब शी डिड नॉट इवन रिकॉग्नाइज हिम। तो ये तो हमारे अव्वल नंबर का, मतलब फील्ड मार्शल, क्या क्या बोलते हैं, आई मीन ये किया वो किया हमने, बनियान चड्डी के जो जंग लड़े थे भारत के साथ, ये सब बकवास, वहां कुछ नहीं चला। मतलब यू आर नोबडी इन द वर्ल्ड, कोई आपको भाव नहीं देता है, ये उनका औकात है। तो बताइए कौन सी फील्ड में इनको कहीं 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 इज्जत मिल रहा है? कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो ये चीज है, फिर जब कौम का आइडेंटिटी ही खतरे में है, उनको वही कंफ्यूजन है, तो क्या होगी? तो ये तो होना ही था। तो इनके मकसद अपना देश, अपना कौम, अपनी लोगों की भलाई, उनको बचाना ये नहीं है। इनको बस सिर्फ इतना ही है कि हम काफिरों के साथ ये करेंगे वो करेंगे, हिंदुस्तान के साथ ये करेंगे, फिर गजवाए हिंद करेंगे। जब इस मानसिकता से आप उतरोगे तो गुड लक टू यू, इससे ज्यादा हम क्या कहें। तो हम तो इनको वी हैव इग्नोर्ड पाकिस्तान को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। ये खेले ना खेले, कुछ करे कुछ ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, हमें जो करना है हम करेंगे। अभी अभी हमें पता चल रहा है कि 5-6 लोग कठुआ के इलाके में घुस गया इनके कुछ लोग, तो इसीलिए वहां ऑर्डर जारी हो गया, LAC से 5 किलोमीटर तक कर्फ्यू जैसा एक माहौल बन गया उधर। 2 लोग यहाँ के पुलिस स्टेशन से भी भाग गया, ऐसे हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो वी आर वेटिंग फॉर इट, कुछ भी कांड करेंगे ये भारत के अंदर, फिर दोबारा इनको ठोकेंगे हम जाके। तो उनकी पूरी तैयारी हो गई है। अब टारगेट्स जो है कहां कहां होंगे इनको समझ में भी नहीं आएंगे, इनके पिछवाड़े में जाके मारेंगे, जो इनके घर होगी, इनके जो प्राइम असेट्स वहां टारगेट होगी, और इट्स गोइंग टू बी अ हॉरिबल सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। राजनाथ सिंह जी ने एक बयान में बोला था कि इस बार जब हम ऑपरेशन दोबारा शुरू करेंगे, तब नेवी विल बी द फर्स्ट वन टू अटैक। जब नेवी अटैक करेगी, पाकिस्तान एक देश नहीं रहेगा, ये वार्निंग उनको दे चुके हैं। तो हम भी अभी तैयार बैठे हैं, ये कुछ हरकत करेगा तो वी विल हिट देम एंड हिट देम वेरी हार्ड। तो उसके डर के मारे ये पता नहीं अभी क्या करेगा, देखेंगे, लेट्स सी। एंड सऊदी अरेबिया और इनके दोनों के बीच में जो अग्रीमेंट है, वो हम सऊदी से क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं। सऊदी अरेबिया आज तक हमें क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, वो टाल रही है, इसीलिए हम MBZ को बुलाया, उनके साथ हम डिफेंस एग्रीमेंट कर दिया, सिक्योरिटी नॉट डिफेंस, सिक्योरिटी एग्रीमेंट जैसा बना दिया उनसे। तो मतलब वी ऑल्सो नो हाउ टू प्ले दिस गेम, हमें भी पता है, वी ऑल्सो प्ले द गेम, हमारी तरीके से हम खेलेंगे ना। तो ये चल रहा है। अभी इजराइल, UAE और भारत, ये तीनों मिल गए, एक गुट बन रही है। मोदी जी अभी जा रहे हैं उधर, अगले हफ्ते इजराइल जा रहे हैं उधर। भाई पूरे देश, पूरे दुनिया इनको नफरत करती है, बेंजामिन नेतन्याहू को। इनको मॉरल लेक्चर देते हैं यूरोप में और अमेरिका में, फिर कमला हैरिस से लेके मैनुअल मैक्रोन तक, केयर स्टारमर से लेके मर्स तक, सब लोग इनको लेक्चर देते हैं। मोदी जी जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। तो ये है, ये होती है चीज। इसीलिए पूरे इस इलाके में पाकिस्तान जो जो हरकत कर रही है, उसके समर्थन में जितने भी खड़े हैं, चाहे वो अजरबैजान हो, चाहे टर्की हो, चाहे सऊदी हो, इनकी हालत भी पाकिस्तान जैसे होने जा रही है। अभी आपको पता है ना, नॉम जो प्रोजेक्ट था सऊदी अरब में, वो बंद कर दिया, और रियाद में जो सबसे बड़ा इमारत बनने वाला था वो भी बंद हो गया, पैसे की कमी हो गई है। और अपने देश के लोगों की जो धनवान है, उनसे पैसा मांग रहा है MBS। ये हालत सऊदी अरब में भी हो रहा है। तो बेइज्जती होगी, उसकी हालत भी खराब होगी, और पाकिस्तान से जो भी हाथ मिलाएंगे उसके साथ भस्मासुर के जैसे वो भी भस्म हो जाएंगे। तो वो तो सर पाकिस्तान तो वैसे ही कहते हैं एकदम पनौती है, जहां जाता है एक तो खुद तो है ही, दूसरों के भी हालात खराब कर देता है। लेकिन सर इमरान खान को लेकर जो खबर हमने पिछले हफ्ते देखी थी, जिसमें ये था कि उनको न्यूवेस्कुलर ग्लोकोमा हो गया है। अब जो ऑडियो सोशल मीडिया पे सब वायरल हो रही है, जिसको मैं ट्रिकल आउट हुई है जी इमरान खान को रात को वो ले गए थे
शफा अल शफा आई हॉस्पिटल में। वहाँ पर डॉक्टर अमजद जो है, जो उस टीम के मेंबर है, ही इज़ अब्दालियन ऑल्सो, उन्होंने इसकी एग्जामिन किया ही, उसको है न्यूरोवेस्कुलर ग्लूकोमा हो गया उस आई में। the chances of restoring his eyesight is I think minimal। अभी इस चीज़ को जो है गवर्नमेंट आर डेस्परेट टू हाइड इट, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये बात बाहर आ गई कि हिज आई हैज़ बीन परमानेंटली डैमेज, मेरे ख्याल में KPK से बहुत सीवियर रिपरकशन आएगी। इस वक्त तो लोग इस उम्मीद पे है कि उसको आप अस्पताल ले जाए, ट्रीट कर दें। अपेरेंटली उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा जी हम कुछ नहीं कर सकते इसको। और फैसल सुल्तान जो CEO है उसका और सर ये जो खबर हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसकी पुष्टि अब उनके परिवार वाले भी कर रहे हैं। हालांकि ये जो न्यूरोमस्कुलर ग्लूकोमा की खबर पिछले हफ्ते आ रही थी, तब तक ये थोड़ी सी उन खबरों की पुष्टि नहीं हुई थी, और अब ये परिवार की तरफ से भी इसकी पुष्टि हो गई है। तो सर जैसे ही खबर आती, क्योंकि पहले भी जो इमरान खान को लेकर कहीं ना कहीं वो लग रहा था कि वाटर टेस्टिंग शायद उन्होंने की थी जब इमरान खान के गायब होने की, और कोई खबर नहीं आई थी, और इतने दिन तक कोई भी उनका को एक्सेस नहीं कर पाया। तो सर अब इस खबर के चलते क्या पाकिस्तान में कुछ हालात खराब होने वाले हैं? क्योंकि KPK से सर अभी खबर आ रही है और वहां पर ID ब्लास्ट हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपडेट चेक किया था। ये तो खतरा तो है, बहुत कुछ हो सकता है, इस्लामाबाद में भी हो सकता है, फिर KPK में तो होगा ही होगा, सरकार तो उन्हीं का है, इमरान खान का सरकार है, तो बहुत गड़बड़ हो सकती है पाकिस्तान में। इसी के डर के चलते हुए उनके सरकार, उनके फौज ने नोटिस जारी कर दी, इनके जितने भी क्या कहते हैं उसको प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस के चीफ मिनिस्टर्स को, और मैंने आपको उनके जो नोटिफिकेशंस मैंने आपको भेजा था वो थोड़ा दिखा सकती हो आप? तो करेक्ट, ये वाली और इसके पीछे वाली भी है एक और। इसमें देखिए आप, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, ऑल प्रोविंसेस को भेज रहा है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, इंटेलिजेंस, सबको भेज रहा है। मगर नीचे लास्ट में क्या लिखा है? नॉट फॉर पब्लिक रिलीज, कॉन्फिडेंशियल। आप समझ सकती हो क्या होने जा रहा है। तो इनको पता है कि ये न्यूज जब लीक होगी बहुत कुछ होगा पाकिस्तान में, इसके डर के मारे। और ये पहली वाली में देखेंगे आप क्या क्या स्टेप्स लेना है, इसमें लिखा है। आप पुलिस को तैनात करो, ब्लड बैंक तैयार रखो, मेडिकल वैन्स तैयार रखो, आप नॉन लीथल वेपन्स जैसे आपकी टीयर गैस होंगे या रबर बुलेट्स होंगे उसको तैयार रखिए। ये सब इंस्ट्रक्शंस है इसमें। तो आप समझ सकते हो कि वहां कितना डर की माहौल है फौज के अंदर। ना इनको पैसे मिल रही है, जो पैसा है वो वापस करने के लिए UAE जैसा देश उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, इनको कोई भाव नहीं दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार भारत के साथ डील कर दिया तो पाकिस्तान को भूल गया, तो इसके पास वो तो ख्वाजा आसिफ ने भी अपने अपने संसद में बोल दिया कि अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर तो कचरे के पेपर नहीं बोला है, टॉयलेट पेपर बोला है। टॉयलेट पेपर से क्या करते हैं समझ सकते हो। तो मतलब ये चीज है, ठीक है ना, इनका औकात यही है। तो ये चीज है। तो जब ये सब हो गई है, इंटरनली भी इनका हालत यही चल रही है। इंटरनली भी BLA एक तरफ इनको ठोक रही है, दूसरी या इमरान खान की खबर आ गई है तो क्या क्या हो सकता है। दूसरा खैबर पख्तूनख्वा भी इनके हाथ से जाएगी, फिर पंजाब में भी गड़बड़ हो सकती है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान में क्या क्या अभी चल रहा है, इसके चलते हुए क्या नतीजे हो सकते हैं। ये और नेक्स्ट लेवल पे जाएगा और फौज आम लोगों के ऊपर फायरिंग करना शुरू करेगी, फिर वहां एक सिविल वॉर जैसा सिचुएशन आ जाएगा। फिर हम भी टाइट रहना है, क्योंकि ये घुस इनके सेफेस्ट भारत में एंट्री कर सकते हैं। वैसे तो हमने फेंसिंग बना के रखा है, लगा के रखा है, मगर फेंसिंग क्या चीज है। एक 10 लोग आएंगे तो आप मार सकते हो, एक 10,000 20,000 लोग आएंगे तो आप कैसे रोक पाएंगे। तो हम तो इतना बुजदिल, इतना कायर नहीं है ना, उनको मारेंगे नहीं, तो उनको अरेस्ट करेंगे, कहीं रखेंगे, मगर उनको वो अच्छा है, हमारी जेल में रहना आप पसंद करते हैं इस देश में रहने से। तो ये चीज है। तो ये एक डेंजरस सिचुएशन बनती जा रही है उधर। बांग्लादेश कगार पर आके अभी देखते हैं, शायद सुधरेगा। ये उम्मीद से बांग्लादेश के साइड पे हम थोड़ा उम्मीद रख सकते हैं,
मगर हमारी वेस्टर्न फ्रंट में पाकिस्तान में बहुत कुछ होने जा रहा है, और इमरान खान की हालत क्या होगी, फिर सच्ची में इनका कुछ होगा तो फिर क्या होगा, आसिम मुनीर के साथ क्या होगा। एक चीज हमें समझनी चाहिए, फौज में दरार है, फौज में मेजॉरिटी बहुत से लोग इमरान खान को पसंद करते हैं, फौज के पत्नियां, इनके फैमिलीज इमरान खान को पसंद करते हैं। तो आप किस किस को मारोगे, किस किस को कोर्ट मार्शल करोगे, उसका भी वो हद होती है ना। ऑलरेडी बहुत से कोर कमांडर्स को ये निकाल दिया, जो जो ये समझता था कि इमरान खान के फैन है, उनको सबको निकाल दिया। कितनों को निकालोगे, बहुत से लोग चुप बैठेंगे ना, घर में प्रेशर आएगी तो क्या करोगे आप। तो ये चीज है, वहां सिविल वॉर हो सकती है, मिलिट्री में विद्रोह हो सकती है, बहुत कुछ हो सकती है, डेंजरस सिचुएशन पर है। अभी देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगी। हम तो पॉपकॉर्न लेके बैठे हैं देखने के लिए, विल वॉच द फन, एंड हाथ में बंदूक भी है हमारी। आप कुछ हमारे साथ हरकत करेंगे तो कहाँ ठोकना है वहां ठोकेंगे भी। बिल्कुल, लेकिन सर जिस तरह के अपडेट्स और जो जिस तरह की चीज़ें हम या फिर हम डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में देख रहे हैं, उस सब से तो सर ये समझ में आ रहा है कि जो पूरा रीजन है उसमें कुछ ना कुछ उथल-पुथल बनी रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान स्टेबल नहीं है तो वो चारों तरफ कुछ ना कुछ करता ही रहता है। हम ईस्टर्न फ्रंट की बात करें तो बांग्लादेश में चलिए अभी एक स्टेबल गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जो एक्सचेंजेस हैं या फिर जो बातचीत हो सकती है, चीज़ों को किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान को लेकर अभी भी सर जो सवाल है वो अभी भी बना हुआ है, प्लस ईरान भी है थोड़ा-सा, वहाँ पे भी सर इसी तरह के हालात हैं। तो सर जिस तरह से पाकिस्तान और ईरान में चीज़ें हो रही हैं, क्या रीजन के लिए सर कुछ बड़ा खतरा ये बनता जा रहा है? अंबर जी, आप देखेंगे तो भारत को छोड़ के हमारी पूरे एरिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जो सेफ हो या जहां स्टेबल हो, एक भी ऐसा देश नहीं है। नेपाल में क्या हुआ हमने देखा है, आने वाले महीनों में उनका भी इलेक्शन है। फिर बांग्लादेश कहां से कहां पहुंच गया हम देख ही रहे हैं। फिर मालदीव्स कहां से कहां चला गया वो भी देखा है हमने, इंडिया आउट कैंपेन से क्या क्या हुआ है। श्रीलंका आज की क्या हालत क्या है, एक नक्सलाइट को वहां बिठा दिया, तो फिर भी भारत ने ही उनको मतलब पकड़ के उसको बाहर निकाला ना उस जलजल से। तो ईरान देखिए क्या हो रहा है, पाकिस्तान देखिए क्या हो रहा है, म्यांमार में देखिए क्या हो रहा है, हमारे पूरे इलाका ऐसे ही है। बस इस बीच में, इस कीचड़ के बीच में फूले हुए एक कमल भारत है। तो ये चीज है, तो इसीलिए हमारे लिए खतरा तो है ही है। मगर क्या करें, करे तो क्या करें, ये तो एक हकीकत है हमारे सामने, एक फैक्ट है, तो इसको डील करना पड़ेगा हमें। तो हमारी तरक्की भी इसके चलते हुए हम धीरे गति से ही जाएंगे। मान लीजिए कि हमारी रिश्ते अच्छे थे, अच्छा हो सकता है, तो एक देख लीजिए फॉर इंस्टेंस एग्जांपल पाकिस्तान के देख लीजिए। पाकिस्तान में सीमेंट बहुत बनती है, हम सस्ते सीमेंट वहां से खरीद सकते थे, हमने बंद कर रखे हैं। सिमिलरली हमारी जो मेडिकल प्रोडक्ट्स हो, हमारी फूड प्रोडक्ट्स हो, पाकिस्तान में वो सस्ते दाम में वो खरीद सकता है। तो हमारी भी एक एक्सटर्नल मार्केट, पूरे अमेरिका को बेचना, इससे हमारे कोई ऑल्टरनेटिव्स भी रहते थे, तो वी कुड हमारी जीडीपी भी बढ़ने का हमारे पास भी ऑप्शंस अच्छा रहते थे। मगर क्या करें, करे तो क्या करें, ये सिचुएशन है इधर पूरे। और बांग्लादेश के टेक्सटाइल्स देखिए, हमारी एक फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन बांग्लादेश के साथ है, इन्वेस्टमेंट्स हमने किया है, चाहे वो आपकी रेमंड्स हो, ऐसे बहुत से मुद्रा, बहुत से कंपनीज वहां जाके इन्वेस्टमेंट भी किया है। फिर कपास हमसे खरीदते हैं वो लोग, यहां से खरीदते हैं तो सस्ता होता है, सस्ता लगता है उसको। अभी मोहम्मद यूनुस ने 2 दिन पहले, इलेक्शन के 2 दिन पहले एक अग्रीमेंट किया अमेरिका के साथ, अमेरिका से इनको कपास खरीदना पड़ता है, जो कपास अमेरिका से खरीदता है उससे जो कपड़ा बनती है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। मगर वो कंपटीशन में टिकेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका से खरीदना हो तो इतना महंगा होगा, वहां लेबर कॉस्ट ज्यादा है, फार्म कॉस्ट ज्यादा है, फिर वहां से इधर लाने में ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगता है। तो उनके को मतलब ना के बराबर है, उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन भारत के साथ है। सेम थिंग नेपाल, नेपाल में 1 लीटर डीजल चाहिए तो भारत से ही जाना पड़ेगा, उनका तो कोई है ही नहीं औकात। तो ये चीज है, भारत से पंगा लेंगे तो ये सब खत्म हो जाएंगे, इनके मतलब सिचुएशन बहुत खराब होंगे। इनको समझना चाहिए कि भारत के साथ कैसे रिश्ता रखना है। मगर इंटरनल पॉलिटिक्स ऐसा है कि भारत के खिलाफ आप जितना बोलो उतना वोट मिलेंगे। जब ये माहौल बनेगी तो हालत ऐसी होने वाला है।
मालदीव्स में क्या हुआ, वो इंडिया आउट कैंपेन करके मोइजो जीत तो गया, मगर 1 साल 1.5 साल के अंदर उनको पता चला कि यार चाइना हमें कुछ करने वाला नहीं है, जाओ फिर दिल्ली में जाके मांग लो। तो यहाँ के गिड़गिड़ाया, फिर हमने उसको निकाला ना, वो मालदीव सूक इन्वेस्टमेंट, इनके जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स थे वो चुका नहीं पाया, भारत ने दिया उसको, हमने हेल्प किया उसको। ये चीज है। राजपक्षा सोदर ब्रदर्स हमारे खिलाफ चाइना को हम तोड़ा दे दिया था, क्या हुआ, देश से भागना पड़ा दोनों को, ये चीज है। फिर हमने उसको रेस्क्यू किया, यहां से शिप जाती है तो उनके खाना मिलता था, यहां से शिप जाती है तो वहां पेट्रोल होता है। तो ये चीज है, इसीलिए हम इस जगह पे बैठे हैं, उस जगह पे बैठे हैं जहां पूरे हमारे इर्द गिर्द में एक ये मतलब कीचड़ के माहौल है। तो दिस इज अ चैलेंज फॉर अस, इससे हम हट नहीं सकते हैं। जब हमारी नेबरहुड इतना खराब है, जाके हम यूरोप में, फिर लैटिन अमेरिका, अमेरिका के साथ क्या उखाड़ेंगे, ये सिचुएशन है हमारी। और इन देशों में भी ये प्रॉब्लम है कि उन देश उन नेताओं के साथ कुछ खराब होगा या उनके ऊपर प्रेशर आएगा, वो क्या करते हैं, बाहर की शत्रु दिखाने की कोशिश करते हैं, एक एक्सटर्नलाइज करने के एक काम करते हैं। वही किया था राजपक्षा ब्रदर्स भी, और मोइजो भी वही किया था। भाई वहां 10-15 लोग हमारे नेवी एयरफोर्स लोग बैठे थे, उनको निकालना उनका पूरा इलेक्शन का मुद्दा बन गया। तो आप समझ सकते हो कि हर चीज यही है, पाकिस्तान भी यही करेगी, भारत ये कर रहा है, रॉ की साजिश है, ये वो फलान ढिमकान, मतलब अपने घर के अंदर क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको एक्सटर्नलाइज करने की कोशिश करते हैं। वही किया केपी शर्मा ओली भी वही किया। भाई आपके देश में बेरोजगारी है, आप कम्युनिस्ट सोच से जाओगे, सब कुछ मुफ्त मुफ्त देना शुरू करोगे, इंडस्ट्री कहां से आएगी? लोगों को बेरोजगारी है, नौकरी नहीं मिल रही है, इसीलिए वहां सड़कों पे आ गए बच्चे। उसको छोड़ के अपना नोट में भारत की और नेपाल की मैप में भारत की इलाके उसमें दिखाने का कोशिश कर रहा है, लिम्पियादोरा, लिपू लेक और काला पानी अपना दिखाने का कोशिश कर रहा है। मतलब इनका प्रायोरिटीज कहां है, एक्सटर्नलाइज करेंगे। सेम थिंग शी जिनपिंग के साथ भी यही है। अभी अंदरूनी मसले हैं, वो जांगजिया को वो निकाल दिया, जो भी है वहां पर्चिंग हो रही है, उनके सिचुएशन बहुत खराब है उधर चाइना में, वो कितने दिन रहेंगे, कू होगा, क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा। एक्सटर्नलाइज करेगा इमीडिएटली, ताइवान के ऊपर कुछ करेगा या जापान के खिलाफ कुछ करेगा, अमेरिका के खिलाफ कुछ करेगा, सिंपल भारत के खिलाफ भी कुछ कर सकता है, यहां घुसपैठ करने की कोशिश करता है। तो ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। अंदरूनी प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए बाहर के शत्रु ढूंढते हैं लोग। तो हमारी पूरे इलाके में इतने रिजीम्स ऐसे हैं जो खतरे में है, तो ऑब्वियसली वो हमारे ऊपर कीचड़ डालने का कोशिश जरूर करेंगे। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारी सोच पहले ये था कि हम किसी से पंगा नहीं लेना है, हम हमारे इलाके के अंदर हम जो करेंगे, उसके बाहर जो हो रहा है उससे हमें लेना देना नहीं था। नॉन अलाइंड सोचिए जो भी है, वी वर नॉट बॉदर्ड, हमारी सरहद के आगे क्या होती है उससे हमें कोई लेना देना नहीं था। मगर अब नौबत ये आ गई है कि उससे हमारी तरक्की नहीं होगी, हम आगे बढ़ना है, अभी 3rd या 2nd जीडीपी बनना है, आगे तरक्की करना है, तो हमारी सिक्योरिटी बहुत जरूरी होगी। तो इसीलिए इन इलाकों में जो सरकारें आएंगे, वो भारत के साथ अच्छा रिश्ता रखने वाली सरकार आने में हमारी इंटरेस्ट है, इसीलिए हम वहां दखल देना ही पड़ेगा। वी कैनॉट बी टच मी नॉट, जैसे हम नहीं रह सकते आज, इंटरनल रहना है, हम किसी के देश में इंटरफियर नहीं करेंगे, ये सोच हमें छोड़ना चाहिए। इन देशों में भी हम दखल करना पड़ेगा और हमारी इंटरेस्ट को बचाने के लिए वहां जो करना है। अभी खुल्लम खुल्ला वो निकोलस मडोरो को उठा के लेके गया, कौन उखाड़ पाया? ना चाइना कुछ बोल पाई, ना रशिया कुछ बोल पाई, ना यूएन कुछ किया, कोई भी कुछ नहीं किया। हमने जाके इनको बालाकोट में ठोक के आया, कुछ बोला, कोई बोला हमें? जब ऑपरेशन सिंदूर में जाके इनके पूरे एयरबेसेस को उड़ा दिया, जहां इनके अमेरिका के F-16 बैठे हैं, फिर चाइना के JF-17 और JF-10C ये सब बैठे हैं, उसको उड़ा दिया हमने। क्या अमेरिका और चाइना हमारे खिलाफ कुछ बोल पाए? इसीलिए हमारी शक्ति प्रदर्शन, जो जिसके पास शक्ति है, बल है, उसको रेस्पेक्ट मिलेगा। भारत नेक्स्ट लेवल पे जाना है, हम अपने आप को रक्षा करने में हम सक्षम हैं, मगर थोड़ा हम एक्सटर्नलाइज भी होना है, क्योंकि
जितने दिन आप एक बंद कमरे में रहोगे, किसी ना किसी दिन वो दरवाजा तोड़ने का कोशिश करेगा, दीवार तोड़ने का कोशिश करेंगे। वी हैव टू बी मोर प्रोएक्टिव। मेरे ख्याल से वो नेक्स्ट स्टेप भी भारत को लेना ही पड़ेगा, लेंगे आने वाले दिनों में, वो भी हम देखेंगे। बिल्कुल सर, भारत काफ़ी एक्टिवली और इनफैक्ट प्रोएक्टिवली कहना चाहिए कि अपनी सुरक्षा को लेकर बड़े कदम उठा रहा है, बड़े इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं और डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स भी हो रही हैं, तो इसको लेकर लग रहा है कि भारत के आसपास जो खतरा है उसको लेकर भारत काफ़ी सतर्क है। और सर आपका धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। नमस्ते। धन्यवाद।